गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक बहुत ही वेव ऑप्टिक्स में इम्पोर्टेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑन इंटरफेरेंस। तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा। तो इसको हम शुरू करते हैं, ठीक से सुनिए। देखिए, मैंने कहा था कि इंटरफेरेंस पैटर्न यानी मैक्सिमा या मिनिमा या आप कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है दो सोर्स लाइट के बीच, जब वो दोनों कोहेरेंट सोर्स होता है। दोनों सोर्स को कोहेरेंट होना चाहिए। तो कोहेरेंट सोर्स तो उस समय प्राप्त करना बहुत दिक्कत था, लेकिन यंग साहब ने इतना बुद्धिमत्तापूर्ण दिमाग लगाया कि उन्होंने ऑर्डिनरी सोर्स से ही कोहेरेंट सोर्स, इनकोहेरेंट सोर्स जो हमारा ये सब है जनरल लाइट, उसी से उन्होंने कोहेरेंट सोर्स जो प्राप्त कर लिया। दो देखिए कैसे किया। देखिए, ये कार्डबोर्ड दो ठो है, इसमें एक छेद है और इसमें दो छेद है, S1 और S2। इसमें एक छेद है S, और वो मान लीजिए स्क्रीन है, सपोज D डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो यहाँ एक ब्राइट लाइट जलाया, तो वो जो पार किया S1 से S से, इस अथी से कार्डबोर्ड के छेद से पार किया, और वही वेव जो है दोनों में S1 और S2 दोनों में सेम वेव का पार्ट गया। तो अब अगर मान लीजिए कि S जो है इनकोहेरेंट है, ठीक है, यानी उसका फेज चेंज कर रहा है, लेकिन सेम वेव जो जा रहा है S1 और S2 में, एक ही वेव का पार्ट इसमें भी जा रहा है उसमें, इसलिए जो भी चेंज होगा वो दोनों में इक्वली चेंज होगा, उतना इक्वल चेंज होगा दोनों में। इसलिए उस दोनों का फेज जो है वो आपस में लॉक्ड हो जाएगा, यानी कोई फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, या रहेगा तो वो कांस्टेंट रहेगा, ऐसा समझिए। ताकि दोनों का फेज लॉक्ड हो गया, यानी फेज डिफरेंस जो है दोनों में नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए रहेगा किसी कारणवश, तो वो कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा तो आप जानते ही कि तब कोहेरेंट सोर्स हो गया। इसलिए उन्होंने इंजीनियस टेक्निक लगाया। एग्जाम में कभी कभी आता है ये बात कि यंग ने कैसे इंजीनियस टेक्निक लगा करके कोहेरेंट सोर्स प्राप्त किया। तो आपको ये फोटो बना के ये लिख देना पड़ेगा जो मैंने बताया अभी। तो इस तरह से S1 और S2 दोनों से जो निकलेगा, अब कोहेरेंट सोर्स निकलेगा, जबकि S से जो है इनकोहेरेंट लाइट जा रहा है, और वहाँ जाने के बाद उससे पार करेगा तो कोहेरेंट होगा, क्योंकि दोनों का S1 और S2 के बीच का फेज रिलेशन कांस्टेंट रहेगा। दैट्स ऑल। इसी चीज़ को समझिए। कभी कभी वो अलग से वो पूछा भी जाता है। अच्छा, अब आइए यंग साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया। तो वही S1 S2 से दो वेव मान लीजिए कोहेरेंट वेव भेजा, और ये दोनों स्लिट है, दोनों स्लिट, S स्लिट समझिए, S1 S2, तो उसके बीच का डिस्टेंस D है, और ये सेंटर लाइन है, मान लीजिए Z एक्सिस दिखाए हैं। अब कोई एक पॉइंट लीजिए, ये स्क्रीन है, GG डैश स्क्रीन है, XY प्लेन में एक स्क्रीन है, और Z डायरेक्शन में जो
ये एक्सिस है। तो मान लीजिए उस पर P कोई पॉइंट है, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोई पॉइंट आप ले सकते हैं, और उससे S1 को मिलाइए और S2 को मिलाइए। अब मान लीजिए यहाँ से स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल D है, तो फिगर क्लियर है, और P का डिस्टेंस Z एक्सिस से मान लीजिए X है, X डिस्टेंस पर है। तो अब हम निकालते हैं पाथ डिफरेंस। सबसे पहले हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो आपने पढ़ा है इसके पहले वाले वीडियो में कि मैक्सिमा प्राप्त करने के लिए, यानी ब्राइट फ्रिंज यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, ब्राइट फ्रिंज मिले यानी मैक्सिमा मिले, तो उसका कंडीशन क्या था याद कीजिए, वह था कि पाथ डिफरेंस जो है n लैम्बडा होना चाहिए, जहां n 0 1 2 3 हो सकता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये बता दिया था। तो अब देखिए ये पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P, यानी ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, यही न है पाथ डिफरेंस। कैसे निकलता है? तो फोटो से ये देखिए S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर पहले निकालिए, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर निकालिए। तो फोटो से देखिए S2P स्क्वायर कितना हुआ, तो ठीक से समझिए। ये डिस्टेंस तो D है और ये छोटा डिस्टेंस D/2 होगा। ये टोटल है D, तो आधा ही लेना है हमको, यहाँ से यहाँ तक। ये छोटा जो हुआ D/2 और ऊपर X, तो X प्लस D स्क्वायर प्लस X प्लस D/2 होल स्क्वायर, यही ना होगा। S2P स्क्वायर यानी D स्क्वायर प्लस X प्लस D/2 होल स्क्वायर। उसी तरह S1P निकालिए, तो वो भी होगा D स्क्वायर, वो तो सेम होगा। इसमें होगा X माइनस D/2, क्योंकि ये तो ऊपर है ना, इतना घट जाएगा D/2, तो ये हो जाएगा D स्क्वायर प्लस X माइनस D/2 स्क्वायर। तो आप देखिए ब्रैकेट तोड़ेंगे तो D स्क्वायर में D स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, X प्लस D/2 स्क्वायर माइनस X माइनस D/2 स्क्वायर। और इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फार्मूला से आप देख लीजिए, A प्लस B, D/2 कट गया यानी 2X, A माइनस B यानी D/2 प्लस D/2 यानी D। तो कहने का मतलब S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, पाथ डिफरेंस का पाथ के स्क्वायर का डिफरेंस आपको आ गया 2XD। अब देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर समझिए, तो S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P, इसको समझिएगा। तो S2P माइनस S1P वाला फैक्टर यहाँ रखिए और दूसरा प्लस वाला फैक्टर इधर डिवाइड कर दीजिए, यानी 2XD में डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली, यानी जब ये स्क्रीन ज़्यादा दूर रहेगा, ये होल से ज़्यादा दूर रहेगा, तो उस समय में S1P, S2P और D डिस्टेंस जो ऐसा है वो करीब करीब बराबर होगा, अगर वो स्क्रीन G डैश दूर पर रहे तब।
तो इसीलिए लिख दिया गया S2P माइनस S1P ऐसा करके इक्वल टू 2 में 2 कट गया XD/D। कब? जब मान लीजिए स्क्रीन दूर है तो ये बराबर ये मानिए। हाँ, तब क्या है ब्राइट, हाँ तो पाथ डिफरेंस आपका आ गया XD/D। ये होना चाहिए वहां से, देखिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा का, तो इसीलिए x चूंकि nth मान लीजिए हम पोजीशन लेते हैं, तो इसलिए इसको हम लिख देते हैं xn लिखते हैं, तो XND/D इक्वल टू n लैम्डा, उससे x1 निकलेगा। ठीक से समझिए, XND/D इक्वल टू n लैम्डा करना है, तो उससे XN निकला n लैम्डा D/D। तो ये तो हुआ मान लीजिए nth फ्रिंज। अच्छा, और n+1th फ्रिंज में जो होगा वो n के बदले n+1 रख दीजिए, तो XN+1 इक्वल टू n+1, n के बदले अब देना पड़ेगा n+1 लैम्डा D/D। अच्छा, माने पहला ब्राइट फ्रिंज का ये है और दूसरा ब्राइट फ्रिंज का ये है डिस्टेंस, माने z एक्सिस से x का वैल्यू निकल रहा है, एक बार xn के लिए और एक बार xn+1 के लिए। तो n का तो जानते ही हैं 0, 1, 2 जो भी हो। और विड्थ फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज का विड्थ कैसे निकलेगा, तो n+1 पोजीशन में जो है माइनस nth पोजीशन में जो है, यानी फ्रिंज विड्थ को अगर बीटा कहते हैं तो ये होना चाहिए XN+1 वाला डिस्टेंस माइनस XN का डिस्टेंस, वही उसका फ्रिंज विड्थ होगा। तो XN+1 का वैल्यू वहाँ से डालिए, XN का वैल्यू यहाँ से डालिए, ये मैंने डाल दिया है, और ये कट के हो गया लैम्डा D/D। आपको आ गया ब्राइट फ्रिंज का विड्थ लैम्डा कैपिटल D/d, उसको मैंने बॉक्स कर दिया। समझ में आ गई होगी बात, ज़्यादा कोई झंझट वाला नहीं है। अब हम लोग डार्क फ्रिंज का भी निकालेंगे, तो उसका जो ब्राइट फ्रिंज का निकाले हैं ये, डार्क फ्रिंज का कंडीशन याद होगा, n लैम्डा नहीं है बल्कि n+1/2 लैम्डा है, आप देख लीजिएगा। तो इसलिए xn के बदले n+1/2 लैम्डा D/D, और उसी तरह आगे वाला XN+1, एक फ्रिंज आगे वाला XN+1 का डिस्टेंस होगा n+½ यानी n+3/2 लैम्डा D/D, जहाँ n का वैल्यू वही 0, 1, +-1 +-2 जो भी है। तब विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज भी निकालिए, तो x बीटा, मतलब बीटा माने विड्थ ऑफ फ्रिंज, डार्क फ्रिंज का भी, तो XN+1 माइनस XN, जैसे वहाँ पर निकाले थे बाद वाला माइनस उसके पहले वाला, वही विड्थ निकलेगा। तो इसको XN+1 का वैल्यू लिख दीजिए और XN का वैल्यू लिख के सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा लैम्डा D/D, यानी सेम आ गया लैम्डा D/D। यानी डार्क फ्रिंज का भी विड्थ लैम्डा D/D हुआ, सेम एज ऑफ ब्राइट मान लीजिए फ्रिंज। तो आपको ये पता चल गया फ्रिंज में पट्टी उजला काला टाइप का, डार्क माने इस टाइप का पट्टी बनेगा। तो उजला काला ऐसे टाइप का पट्टी बनता है जब आपको दोनों सोर्स
कोहेरेंट हो, तब जो इंटरफेरेंस करता है। तो हम लोग तो कोहेरेंट सोर्स मतलब बना ही दिए हैं, यंग साहब ने वो अपना टेक्निक से कोहेरेंट सोर्स बनाया। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लीजिए क्या है, द लोकस ऑफ पॉइंट पी, मैंने पी कहाँ कहाँ तक जाएगा, द लोकस ऑफ पॉइंट पी लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। पॉइंट पी तो एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन, जी डैश जो स्क्रीन है वो एक्स वाई प्लेन में है। तो कहने का मतलब द लोकस ऑफ पॉइंट पी लाइंग इन एक्स वाई प्लेन विल बी स्ट्रिक्टली हाइपरबोला। देखिए ये हाइपरबोला का बना, सेंट्रल तो स्ट्रेट लाइन हुआ, उसके बाद कर्व, हाइपरबोलिक कर्व है ये। कहने का मतलब ये अगर स्क्रीन थोड़ा नज़दीक हुआ तो जो फ्रिंज बनेगा वो सीधा लाइन नहीं बनेगा, खाली सेंटर का मान लीजिए सीधा रहेगा और ऊपर नीचे कर्व रहेगा, हाइपरबोला रहेगा, वही लिखता है। और अब है कि यदि डी का मान बीटा यानी फ्रिंज विड्थ से बहुत ज़्यादा हो, फ्रिंज विड्थ से चाहे डार्क हो या ब्राइट हो, उस केस में आपको सारा जो पट्टी है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसीलिए कहा जब डी डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ के तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो तब हाइपरबोलिक नॉब बन करके स्ट्रेट लाइन मतलब पट्टी बनेगा, ब्राइट एकदम स्ट्रेट लाइन। लेकिन उसमें जो है वो हाइपरबोला बनेगा। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ये तो मैंने एक दो छेद लेके किया, होल। अच्छा, मान लीजिए कि स्लिट है, इफ S1 and S2 were slits, if S1 and S2 were slits, तब each pair of points on the two slits would produce a straight line fringe with increased intensity। दो पॉइंट से जितना इंटेंसिटी आएगा फ्रिंज बनेगा, लेकिन इंटेंसिटी कम, चमक कम रहेगा। लेकिन ये जो है जब स्लिट देंगे तो एक ठो पॉइंट उस स्लिट से उसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर इस स्लिट से ढेरिक पॉइंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉइंट, और वो सब अपना अपना इंटेंसिटी देगा। तो स्ट्रेट लाइन तो होगा ही, मतलब जो ये फ्रिंज, साथ ही साथ वो काफ़ी इंटेंसिटी वाला होगा, यानी उसकी काफ़ी चमक हो जाएगी अगर होल के बदले स्लीट कर दिया जाए इसको S1 और S2 को। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। हाँ, और अब हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट हम लोग ऊपर किए, अब उसमें इंटेंसिटी देखेंगे कैसा आता है। तो हम लोग जो है इंटेंसिटी का इक्वेशन निकाले थे, आई यानी रिजल्टेंट वेव जब दो माने कंबाइन करता है तो रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी आई इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। मैं फिर आपको रिकॉल करा देता हूँ कि I0 जो इंटेंसिटी है वो इंडिविजुअल मतलब जो सोर्स का है, यानी दो सोर्स है हम लोगों में, तो कहने का मतलब S1 का भी है इंटेंसिटी I0 और S2 का भी है इंटेंसिटी I0। तो दोनों मिलके जो रिजल्टेंट वेव है, मतलब इंटरफेयर करके जो रिजल्टेंट वेव बना, उसका इक्वेशन होता है जो हम लोग पहले डिराइव किए हैं, I is equal to 4I0 cos square 5/2, where phi is the difference of phase between the two waves,
दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो एंगल है फाइ। तो अब देखिए इसका ये फोटो को समझिए। तो यहाँ पहले पढ़ लीजिए, वेरेवर पाथ डिफरेंस इज 0 लैम्डा टू लैम्डा, जो हम लोग पढ़े हुए हैं, तो वहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगा, और ब्राइट फ्रिंज बनेगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, यानी इंटेंसिटी का मैक्स वैल्यू आपको याद होगा 4I0 होता है, यानी 4I0 होगा। और जहाँ जहाँ पाथ डिफरेंस है λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 सो ऑन, वहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगा जहाँ की इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, यानी दोनों वेव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लेगा तो डार्क फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो ब्राइट फ्रिंज। तो कंस्ट्रक्टिव कब करेगा? जब पाथ डिफरेंस ये सब हो, और डिस्ट्रक्टिव कब करेगा? जब पाथ डिफरेंस यही हो। उसी का फोटो यहाँ बनाया गया है। देखिए ये सेंट्रल पॉइंट है, मान लीजिए पाथ डिफरेंस का एक्सिस है, तो 1 लैम्डा यानी लैम्डा, ये तो 0 हुआ तो ये 0 से देखिए, उसके बाद 1 लैम्डा मैंने लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इधर भी उसी तरह 1 लैम्डा, 2 लैम्डा। इस इतना पाथ डिफरेंस पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ब्राइट फ्रिंज। तो उसी को उजला में देखिए उसके सामने बनाया हुआ है, ये जो खाली है वो ब्राइट फ्रिंज है, देखिए लिख भी दिए हैं ब्राइट फ्रिंज। और दोनों के बीच में बनेगा डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। तो यही आपका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। और एक चीज देख लीजिए, इंटेंसिटी सेम होता है सभी, चाहे वो सेंटर में हो या सेंटर से इधर हो या सेंटर से इधर हो, इंटेंसिटी सेम होगा। इसीलिए ये हाइट सेम करके दिखाया गया है। तो सभी ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी सेम होगा, सभी डार्क मतलब फ्रिंज का आपस में इंटेंसिटी सेम होगा, कम बेसी नहीं होगा। ये चीज होता है इंटरफेरेंस में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आगे आपको जब डिफ्रैक्शन वगैरह पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि इंटेंसिटी डिफरेंट भी होता है जब डिफ्रैक्शन होता है। तो आगे डिफ्रैक्शन जब पढ़ाएंगे इसके बाद, तब मतलब जो आपको वो पता चलेगा। लेकिन इसमें याद रखिए इंटेंसिटी सेम होता है, 4I0 ब्राइट फ्रिंज का, और 0 होता है आपको डार्क फ्रिंज का। डार्क फ्रिंज यानी दोनों के बीच का डार्क पोर्शन डार्क फ्रिंज होता है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर पसंद है तो आप जो है उसे लाइक कर देंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा देंगे, ताकि आपको जाता रहे मेरा वीडियो और स्टडी अच्छी तरह चलती रहे। और दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मदद कर दीजिएगा, ताकि उसको भी मदद मिले। दैट्स ऑल, थैंक यू।